हेलो, स्वागत है आपका वैकेंसी क्रैक इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दामोदर शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है गुप्त कला और संस्कृति। ठीक है, यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से और इसी के बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आपको विदित है, ये देख रहे हैं आप इनके जो मंदिर हैं, देवगढ़ का दशावतार वगैरह। तो ये दरअसल इस बात का संकेत है कि गुप्त काल है ना, उसे कला और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी गुप्त काल को क्या कहते हैं? भी गुप्त काल को कहा जाता है कला और संस्कृति का स्वर्ण काल। ठीक है, कला व संस्कृति। तो आपको याद रखना है इस बात को कि गुप्त काल को कला व संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को कला और संस्कृति का स्वर्ण काल कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुप्त काल की निर्माण कला के बारे में। ठीक है ना, गुप्त काल की निर्माण कला के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको इस बात में याद रखना है कि गुप्त काल में थी मुख्यतः मंदिर निर्माण कला। मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में माना जाता है। यानी मंदिर निर्माण की जो कला है वो कौन से काल में प्रारंभ हुई थी? भी ये गुप्त काल में प्रारंभ मानी जाती है मंदिर निर्माण कला। ठीक है, यदि आप एक मंदिर के भाग देखो, भी मंदिर में क्या क्या चीजें होती है, मतलब अपने को निर्माण से ही पता लग जाता है कि मंदिर के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगता है? ये सबसे पहले जो मंदिर है, सबसे ऊपर की ओर मंदिर का क्या होता है? भी शिखर होता है। ठीक है, शिखर तो समझ गए, जो ऊपर ऊपर की ओर होता है, दूर से देखने पर पता चल जाता है ये मंदिर है। दूसरा क्या होता है? भी दूसरा होता है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जिसके नीचे मूर्ति की स्थापना होती है, उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तीसरा जो मुख्य भाग होता है इसका, वो होता है मंडप। मंडप क्या होता है? भी ये वर्गाकार कक्ष होता है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती है। यानी वो वर्गाकार कक्ष जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। उसके बाद में फिर मंडप के बाद में होता है इसमें प्रदक्षिणा पथ ग्रह। यानी जहां से फेरी लगाई जाती है ना, उसे प्रदक्षिणा पथ ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है अंतराल। अंतराल मंदिर के बाहरी और अंदर के बीच का जो भाग होता है उसे अंतराल कहते हैं। फिर आपको पता है कि जो मुख्य द्वार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गोमुख द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गोमुख द्वार। और प्रत्येक जो मंदिर है वो एक चबूतरे पर स्थित होता है। यानी प्रत्येक मंदिर वो किस पे स्थित होता है? भी चबूतरे पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये मंदिर के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि आप किसी भी मंदिर को दूर से देखोगे तब आपको पहचान में आएगा कि ये मंदिर है या नहीं है। तो ये आपको कैसे पहचान में आएगा? ये आपको शिखर से पहचान में आएगा। तो आपको याद रखना इस बात का कि शिखर का जो प्रयोग है मंदिरों में, वो सबसे पहले गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, शिखर का प्रयोग किसमें हुआ? गुप्त काल में।
वैसे आपको याद रखना है कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती है, मुख्यतः 3 होती है, वैसे तो पार्ट बंट जाते हैं। मंदिर निर्माण की शैली कौन सी होती है भी? एक तो होती है नागर, दूसरी होती है द्रविड़, और तीसरी होती है बेसर। ये 3 शैलियां होती है मंदिर निर्माण, 3 शैलियां होती, ठीक है। नागर में क्या होता है कि शिखर पिरामिड नुमा होता है, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो शिखर ऊपर की ओर संकरा होता जाता है। द्रविड़ शैली में क्या होता है कि शिखर कलश नुमा होता है, और बेसर शैली में विमान के आकार का होता है। वैसे द्रविड़ और बेसर दक्षिण भारत की शैलियां हैं, और नागर मुख्यतः उत्तर भारत की है। वैसे अभी तक द्रविड़ और बेसर शैली का उदय नहीं हुआ है, क्योंकि ये बाद में उदय होगा, गुप्तोत्तर काल में होगा। गुप्त काल में जो मंदिर थे वो नागर शैली से बने थे। कौन सी शैली से बने थे? नागर शैली में। तो आपको याद रखना, गुप्त काल के मंदिर नागर शैली में बने। ये नागर शैली में मंदिर बने थे गुप्त, ठीक है। मंदिरों में शिखर का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। मंदिरों में शिखर का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में हुआ था? भी गुप्त काल में। शिखर युक्त मंदिर का भारत का प्रथम उदाहरण वो गुप्त काल का ही है। कौन सा मंदिर है? अभी आपने पढ़ा होगा, दशावतार मंदिर कहाँ पे है भैया? देवगढ़ झांसी में है, ठीक है। दशावतार मंदिर जो कहाँ पे है? देवगढ़ झांसी में। यह शिखर युक्त मंदिर का भारत का पहला उदाहरण माना जाता है, ठीक है। ये रहा, ये पहला था जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ, यह देवगढ़ झांसी का मंदिर, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि मंदिरों में अब ऐसे पूछा जाए ना, नागर शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है, तो नागर शैली का भी प्रथम कौन सा है? भारत का यही माना जाता है, क्योंकि शिखर का प्रयोग नागर शैली में ही तो हुआ ना। तो नागर शैली का प्रथम उदाहरण भी यही है भारत का, ठीक है। आपको याद रखना है मंदिरों में मेहराब जो होते हैं ना, आप जानते हो, स्तंभ जैसे मेहराबों का प्रयोग गुप्त काल में प्रारंभ। मंदिरों में मेहराबों का प्रयोग भी कौन से काल में प्रारंभ हुआ था? भी गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। इसका उदाहरण है इसका उदाहरण है भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर। भितरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है ना, वो इसका उदाहरण। भितरगांव कहां पड़ता है? भी ये कानपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है अन्य मंदिर कौन से हैं गुप्त काल के। क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है।
गुप्त काल के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले है नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर। नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर ये कहां पड़ता है भैया? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? एमपी में। ठीक है, नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर ये कहां पे है भाई? एमपी में पड़ता है। दूसरा है इसके बाद में इस काल का महत्वपूर्ण मंदिर, वो है एरण का वराह मंदिर। ये भी कहां पे है भैया? एमपी में। तीसरा है बुमरा का शिव मंदिर। ये कहां पे है भाई? ये है एमपी में। चौथा कौन सा है भाई? चौथा है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये भी कहां पे पड़ता है? एमपी में। फिर कौन सा है भाई? पोहे का शिव मंदिर। ये भी कहां पे पड़ता है? एमपी में। फिर है उदयगिरी का गुहा मंदिर। ये भी कहां पे पड़ता है भैया? एमपी में। इसके बाद में है सांची का मंदिर। ये भी कहां पड़ता है भैया? एमपी में। फिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये भी कहां पड़ता है भैया? एमपी में। फिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये भी कहां पड़ता है? एमपी। फिर आता है मंदसौर का सूर्य मंदिर। ये भी कहां पे है भैया? एमपी में। सारे एमपी में ही आ गए। फिर है मथुरा का गंगा यमुना मंदिर। ये यूपी में आ गया भाई। फिर है सारनाथ का मंदिर। ये भी कहां पे आ गया भैया? यूपी। ठीक है, तो ये मंदिर निर्माण कला थे इसका। अब बात कर लेते हैं अपन मूर्ति कला की। मूर्ति कला, ठीक है। मूर्ति कला की यदि अपन बात करते हैं, वैसे तो मूर्ति कला सिंधु सभ्यता में ही हो चुकी थी स्टार्ट, लेकिन मूर्ति कला का वास्तविक विकास गुप्त काल में हुआ। मूर्ति कला का वास्तविक विकास कौन से काल में हुआ था? भी गुप्त काल में। ठीक है, इस काल की मूर्ति कला की शैली को गुप्त काल की जो मूर्ति कला की शैली है ना, उसे मथुरा शैली कहा गया। यानी आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल में मूर्ति कला की शैली कौन सी थी भैया, तो आपको याद रखना है
ये शैली कौन सी थी? मथुरा शैली थी। ये मूर्ति कला की शैली थी गुप्त काल में। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि गुप्त काल में मूर्ति कला के 3 केंद्र थे। मूर्ति कला के 3 केंद्र थे। कौन कौन से थे? एक तो था भैया मथुरा, यहां पे मिली थी खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति। मथुरा में किसकी मूर्ति मिली थी? खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति। दूसरा था इसमें सारनाथ, यहां पे मिली थी भैया बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। ठीक है। अब है ना, जैसे सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था ना बुद्ध ने, वो बैठकर ही दिया था उपदेश, इसलिए बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तो कहां पे? सारनाथ में। और खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति कहां पे? मथुरा में। तीसरा केंद्र कौन सा था भाई? तीसरा था पाटलिपुत्र, और यहां पे किसकी मूर्ति मिली थी भैया? शिव की मूर्ति मिली थी। तो ये 3 केंद्र थे गुप्त काल में किसके भी? मूर्ति कला के। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कहां से मिली? गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कहां से मिली? तो आपको याद रखना है कि यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति गुप्त काल की मिली थी भैया कहां से? केरल से। केरल से वराह की मूर्ति। ठीक है। और ये एरण से वराह की मूर्ति थी ना, इसका निर्माण करवाया था धन्य विष्णु नामक ब्राह्मण। किसने करवाया था इसका निर्माण? धन्य विष्णु नामक ब्राह्मण ने करवाया। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल की सबसे बड़ी मूर्ति। यह थी बुद्ध की मूर्ति। यह कहां से मिली थी भैया? सुल्तानगंज से, यूपी में। 7.5 फीट की मूर्ति। वर्तमान में कहां रखी है भाई? अंग्रेज ले गए इसे, अंग्रेज दे ही नहीं रहे हैं वापिस। वर्तमान में ये रखी है भैया लंदन संग्रहालय में। ये वर्तमान में कहां रखी गई? लंदन संग्रहालय में। ये जो मूर्ति है ना, वैसे तांबे की बनी है, लेकिन अभी जैसे इसे पित्तल की मूर्ति बताया जा रहा है। कारण यह है कि ये अशुद्ध तांबे की है, क्योंकि इसमें जस्ता की मिलावट है। और आपको पता है तांबे में जस्ते की मिलावट होती है तो वो पित्तल होता है, इसलिए इसे पित्तल की मूर्ति कहते हैं। वैसे इस काल की जो पित्तल की एक मूर्ति है, ये कांगड़ा से भी मिली है। बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है? कांगड़ा से। वो शुद्ध पित्तल की है। ये अशुद्ध तांबे की है सुल्तानगंज वाली, जिसे पित्तल की कहा जाता है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें जस्ता मिला हुआ है। ठीक है। तो ये मूर्ति कला हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं चित्रकला की। तो आपको याद रखना है कि चित्रकला का वास्तविक विकास गुप्त काल में हुआ था।
चित्रकला का वास्तु विकास कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है। यदि अपन बात करें चित्रकला की, तो इसमें सबसे मेन है अजंता की गुफाएं। कौन सी है? अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं कहां पे है भी? ये गांव पड़ता है अनिष्ठा, औरंगाबाद। कहां पे? महाराष्ट्र। ठीक है। ये गुफाएं की बात करें अपन, तो ये विश्व की प्राचीनतम चित्रित गुफाओं में से एक है। ठीक है ना? विश्व की प्राचीनतम चित्रित गुफाओं में से एक है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। ठीक है। दूसरी यदि अपन बात करें, तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने। ये दरअसल मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक अधिकारी था, और ये दरअसल यहां पर आ गया था भटकते हुए। तभी एक चरवाहा था जो इसे इन गुफाओं में ले गया, और इसीलिए इसने इनके बारे में बताया सबसे पहले जॉन स्मिथ ने। ठीक है। इन गुफाओं के चित्रों के लिए कौन सी विधि का प्रयोग हुआ भाई? फ्रेस्को व टेम्परा विधि का प्रयोग। ये कौन सी विधि का प्रयोग हुआ था? फ्रेस्को और टेम्परा विधि का प्रयोग हुआ था इन गुफाओं के चित्रों के लिए। फ्रेस्को टेम्परा क्या है कि जैसे चुन्ने को चिपका करके उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। यहां पर कुल गुफाएं कितनी है अभी आपसे पूछा जाए, तो कुल गुफाएं यहां पर है भैया 29। 29 तो कुल गुफाएं, लेकिन अपने को गुप्त काल की बात करनी है। गुप्त काल की कुल गुफाएं कितनी हैं? तो गुप्त काल की कुल गुफाएं हैं भैया यहाँ पे 3। कितनी है? 3। ठीक है। कौन कौन सी है? 16, 17 और 19। इनमें याद रखना है 16 और 17 तो क्या है भैया? चित्रित। जबकि जो 19 है ना, वो चैत्य गुफा है। 19 क्या है? चैत्य। और चैत्य किसको कहते हैं भी? बौद्ध धर्म के उपासना स्थल को कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो गुफा है ना, 19 नंबर गुफा, ये चित्रित नहीं है। सिर्फ 2 है, 16 और 17। याद रखना है कि वर्तमान में सर्वाधिक चित्र कौन सी गुफा में है भैया? तो वर्तमान में सर्वाधिक चित्र 17 नंबर की गुफा में पाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इन गुफाओं में चित्र किसने बनाए फिर? मतलब 16 और 17। इन गुफाओं में ये चित्र वाकाटक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये शासक पृथ्वी सेन के सामंत व्याघ्र देव ने बनवाए। किसने बनवाए थे? वाकाटक के शासक पृथ्वी सेन के सामंत व्याघ्र देव ने इनके चित्र बनवाए थे। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से।
16वीं गुफा के पहले थे। सोलहवीं गुफा के महत्वपूर्ण चित्रों की यदि अपन बात करें तो इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट मरणासन राजकुमारी का चित्र। एक राजकुमारी जो मृत्यु शैया पर लेटी हुई है उसका चित्र है। दूसरा है यहां पे उपदेश सुनते भगतगण, ये दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र कौन सा है मैंने यहां पे, तीसरा है बुद्ध को वैराग्य के लिए प्रेरित करने वाले 4 दर्शे। जो 4 दर्शे थे ना, पहले उन्होंने एक मर्त व्यक्ति देखा, फिर वृद्ध व्यक्ति, फिर रोगी व्यक्ति, फिर प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी व्यक्ति। तो ये सारे के सारे चित्र कौन सी गुफा में? अभी 16वीं गुफा। अब बात कर लेते हैं 17वीं गुफा के चित्र। सर्वाधिक वर्तमान में 17वीं में तो है ना। 17वीं के कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें है जातक कथाएं सुनाते हुए सवर्णहास, ये चित्र है। एक सवर्णहास और जातक कथाएं सुना रहे। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में है राहुल समर्पण व बुद्ध के ग्रह त्याग का चित्र, यानी वो चित्र है जिसमें बुद्ध जब जा रहे थे रात के समय, उनके मित्र आवाज दे रहे थे बाहर से जो छंदक थे, तब बुद्ध ने सोचा कि पत्नी और बेटे को देख लूं, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को। लेकिन उस समय पत्नी यशोधरा राहुल को स्तनपान करवा रही थी और उस अंतिम समय में बुद्ध अपने पुत्र और पत्नी का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि बाहर से मित्र की आवाज आ गई थी। बुद्ध ने सोचा कि शायद मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो पीछे जा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए देखा ही नहीं था, ठीक है। अगला है नृत्य करते हुए लोग। और फिर है बुद्ध का वैराग्य ग्रहण करते समय का दृश्य। और फिर है श्रीलंका की राजकुमारी सिमहला का चित्र। ये सारे के सारे और भी हैं, लेकिन मैं अपन ने मुख्य बात की अच्छे। अब आपसे पूछा जाए कि गुप्तकाल चित्रों का मुख्य विषय क्या था? गुप्तकाल चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो दरअसल आपको पता लग गया होगा कि इनका मुख्य विषय क्या होता था भैया, बौद्ध धर्म होता। ये गुप्तकालीन चित्रों का मुख्य विषय था, ठीक है। वैसे दूसरी जो गुफाएं मिली है वो है बाघ की गुफाएं। ये भी चित्रित हैं, जो गुप्तकाल की मानी जाती है। ये कहां पे है भैया? दार्जिलिंग में है, जो कहां पे है? एमपी। तो ये हमने गुप्तकाल की संस्कृति पढ़ी, कला और संस्कृति। इतनी चीजें याद रखनी है आपको, मेन चीजें मैंने बता दी। इन्हें याद रख लोगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब साहित्य भी है, वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, मुख्य साहित्य, क्योंकि उनमें साहित्यों की जानकारी भी अपने को बतानी है। ये हमने सिर्फ कला और संस्कृति पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो दरअसल पूरा जो मैटर मैंने आपको कराया है, तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, दामोदर सर हिस्ट्री, ये टेलीग्राम चैनल है।
ठीक है, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और वैकेंसी क्रैक चैनल को सब्सक्राइब भी करें, औरों को भी करने के लिए कहिए। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी 20 दिनों में पूरा जो आपका SST का कोर्स है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है वो कंप्लीट करेंगे सारे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।